खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। पूरे हो गए चुनाव और शुरू हो गया इंतजार 2 मई का, इंतजार नतीजों का, इंतजार 3 नए विधायकों की ताजपोशी का, इंतजार किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, इस सवाल के जवाब का। जी हां, सूबे की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रण मतदान के साथ खत्म हो गया है। सियासी बयानबाजी, रणनीति और राजनीति, वार पलटवार का दौर भी खत्म हो गया है। प्रत्याशियों की किस्मत के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों के साथ भी ईवीएम में कैद हो गई है। कोरोना के कहर और प्रदेश के बाकी इलाकों में कर्फ्यू के साए में तीनों सीटों पर शाम 5 बजे तक 55% से ज्यादा मतदान हुआ था। सहाड़ा में गायत्री त्रिवेदी बनाम रतनलाल जाट, राजसमंद में दीप्ति माहेश्वरी बनाम तनसुख बोहरा और सुजानगढ़ में मनोज मेघवाल बनाम खेमाराम मेघवाल की जंग में कौन बाजी मारेगा। 2 मई को कौन मनाएगा दिवाली और कौन हार के कारण गिराएगा और किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा और किसे मिलेगा हार का घाव गहरा। इन सभी सवालों के जवाब के लिए तो 15 दिनों का इंतजार करना होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है बरकरार कि आज किस पर मेहरबान हुआ मतदाता। तो हो गए चुनाव, अब नतीजों का इंतजार। किसके वादों पर वोटर ने किया एतबार, कमल का कब्जा या हाथ की धाक बरकरार, पार लगेगी नैया या फंसेगी बीच मझधार। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मतदाता किस पर मेहरबान। बिग फाइट में बहस आज जिसे है मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी हैं, कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया जी हमारे साथ हैं और बीजेपी विधायक विठल शंकर अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत भंवर सिंह भाटी जी आपसे ही करते हैं। सर, लगातार सक्रिय आप ग्राउंड पर रहे, खासतौर से अगर सुजानगढ़ सीट की बात की जाए, अब जबकि 60% से ज्यादा मतदान यहाँ पर हो चुका है, सामने आ चुके हैं मतदान का प्रतिशत, किस तरह से इस मतदान के प्रतिशत को आप देखते हैं और कितनी उम्मीद कांग्रेस को इन तीनों सीटों से? देखिए, सबसे पहले तो मैं श्वेता जी राजस्थान के सभी उपचुनाव वाले स्थानों पर सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोविड की परिस्थितियां भी है, अभी रमजान का महीना भी चल रहा है, नवरात्रा भी चल रहे हैं, गर्मियों का मौसम भी है और कर्फ्यू भी अभी कल से लगा है कोविड की वजह से। तो इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद तीनों स्थानों पर सुजानगढ़, राजसमंद और सहाड़ा बहुत ही अच्छा मतदान हुआ है। 60% के करीब मतदान हुआ है। सभी मतदाताओं का और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का और आप मीडिया का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा मतदान हुआ है जी। और जहाँ तक हम कई दिनों से सुजानगढ़ में, मैं मेरी यदि बात करूं तो सुजानगढ़ में पिछले कई दिनों से मुझे वहां रहने का पार्टी की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और हम हर गांव और ढाणी में गए हैं कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को लेकर के। और राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा पिछले 2 सालों में जो कार्य करवाए गए उन कामों को लेकर के हम जनता के बीच में गए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल हैं जो मास्टर भंवरलाल जी के सुपुत्र हैं और मास्टर भंवरलाल जी जिनका लंबा राजनीतिक जीवन सुजानगढ़ से जुड़ा रहा है, 10 चुनाव उन्होंने वहाँ लड़े और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता ने आज कांग्रेस की रीति नीति पर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किए गए कार्यों पर आज मोहर लगाई है और निश्चित रूप से सुजानगढ़ विधानसभा का जो चुनाव है वो बड़े अंतर के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और न सिर्फ सुजानगढ़ बल्कि सहाड़ा की बात करें या राजसमंद की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी पर भरोसा इन तीनों ही स्थानों पर यहाँ की जनता ने किया है और तीनों स्थानों पर कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही अच्छे अंतर के साथ जीतेगी और राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री पर यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने भरोसा किया है।
चलिए भंवर सिंह जी, यानी कि इन ऐसा तीनों मैं मानता सीटों, हूं। चलिए इन तीनों सीटों को लेकर आप मान रहे हैं और आश्वस्त है कि जीत इस बार भी कांग्रेस की होनी है, जबकि पिछली बार राजसमंद की सीट जरूर बीजेपी के पास थी। विट्ठल शंकर अवस्थी जी भी हमारे साथ है, बीजेपी विधायक है। विट्ठल शंकर जी, अभी 2 दिन पहले भी हमने इसको लेकर चर्चा की थी, बातचीत की थी और उसमें भी आपने कई मुद्दों का जिक्र यहाँ पर किया, लेकिन अब क्योंकि देखिए जनता को जो करना था तो वो तो कर दिया है, ईवीएम में कैद हो गई किस्मत सभी उम्मीदवारों की, लेकिन वोटिंग प्रतिशत क्योंकि 60.71 आया है तीनों ही सीटों को मिलाकर, किस तरह से इस वोटिंग प्रतिशत को आप देखते हैं और क्या वाकई आप भी मानते हैं कि बीजेपी तीनों सीट जीतेगी? क्योंकि भंवर सिंह जी तो बिल्कुल आश्वस्त है, कांग्रेस के पास 2 सीटें पहले से थी, राजसमंद भी वो जीत कर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी कैसे देख रही है इस वोटिंग प्रतिशत को? अब मंत्री जी को तो इसके अलावा क्या बोलना है, अगर ये बोलते हैं तो इनके मंत्री पद चला जाता है और इनको तो जीतने के लिए ही बोलना है। बाकी मेरा ये मानना है कि हमारे साड़ा में जो वोटिंग हुई है वो 56.56% हुई है और इतना कम परसेंट पहली बार हुआ है और जनता में कोई उत्साह नहीं है इस सरकार के प्रति, बिल्कुल निराशा का वातावरण था। लोगों ने गुस्से में जो वोट दिया है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाएगा और हमारा ये मानना है कि हम तीनों की तीनों सीटें अच्छे बहुमत से जीतेंगे। ठीक है विट्ठल शंकर जी, आप आश्वस्त थे कि आप जीतेंगे। नाराजगी में जनता ने वोट किया, लेकिन देखना ये भी होगा कि कोविड काल भी था, कर्फ्यू भी चल रहा था यहाँ पर, वीकेंड कर्फ्यू, उसके बावजूद भी कम से कम 60% लोग घर से निकलकर वोट कास्ट करने गए, जबकि पिछली बार ये आंकड़ा 70 के करीब था। अगर हम सहाड़ा की बात कर ले, सुजानगढ़ की बात कर ले, वहां पर भी 73 और 76% करीब राजसमंद में था पिछली बार, उससे भी कहीं ना कहीं से मिलाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि आपसे सवाल लूं, कृष्णा पुनिया जी भी हमारे साथ है। कृष्णा पुनिया जी, भंवर सिंह भाटी जी तो आश्वस्त है कांग्रेस की इस जीत को लेकर, लेकिन विट्ठल शंकर जी कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत होगी। लेकिन कृष्णा पुनिया जी, अगर जनता कांग्रेस के साथ गई है तो क्यों गई है? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि 2.5 साल के जो काम है उसे देखते हुए जनता साथ गई है और बीजेपी यही मुद्दे लगातार उठाती आ रही है कि 2.5 साल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, इसलिए बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। कैसे इन तीनों सीटों के परिणामों को आप देख रहे हैं? सवेता जी, सबसे पहले तो मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी, रमजान या नवरात्रों के बावजूद जो वोटिंग हुई है वो शानदार हुई है। साथ ही मैं कहना चाहूँगी आपको कि जनता माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दी गई जो योजनाएं हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, जिसमें हर वर्ग को रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपने कार्यकाल में हमेशा ही जनता से जुड़ी या संस्थाओं से जुड़ी वो योजनाएं धरातल पर लेकर आना, जिनको मुख्य तौर पर जनता ने हमेशा सराहा है, चाहे वो फ्री में दवाएं हो, फ्री में जांच हो। और आज जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो लेकर आए हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार बनी रही और लोगों के बीच में मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी जब मिलना शुरू किया तो लोगों में काफी सराहना थी उनके द्वारा किए गए कार्यों की। हालांकि कोरोना के बावजूद जिस तरीके से हमें सेंटर से हमारे राजस्थान प्रदेश को मदद होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, इससे नाराजगी भी है जनता के अंदर। दूसरा, मैं अवस्थी जी को कहना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि मंत्री जी को तो मंत्री पद रखना है, तो आपको क्या पद रखना है जो आप भी इसी तरीके से तारीफ कर रहे हैं? जनता लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के साथ जाना चाहेगी, योजनाओं के साथ जाना चाहेगी और जिस तरीके से इस कोरोना काल में प्रदेश की जनता को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संभाला, उससे हमें पूरी उम्मीद है। और जो हमारे कैंडिडेट हैं और जनता के बीच में जब हम गए तो पहले हमारे विधायक महोदयों के द्वारा, मंत्री महोदयों के द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की गई। तो निश्चित तौर पर मैं समझ सकती हूँ कि तीनों की तीनों सीटें हम कांग्रेस जीत रही है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। विट्ठल शंकर अवस्थी जी, चलिए आपने जिक्र तो किया लेकिन कमेंट भी आप कांग्रेस पर कर रहे हैं, लेकिन विट्ठल शंकर जी एक बात बताइए, सहाड़ा में भी जो लादूराम पितलिया का एपिसोड पूरा हुआ है वो क्या था? उससे नुकसान क्या बीजेपी को नहीं होगा? राजसमंद में जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया ने बयान दिया था, क्या उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? आपको लगता है कि उन सब चीजों से कोई नुकसान बीजेपी को नहीं है? और आरएलपी भी एक अहम मुद्दा जरूर रही है, क्योंकि नुकसान कहीं ना कहीं अगर आरएलपी किसी को पहुंचाएगी तो वो बीजेपी को। पीतलिया जी, लादूलाल जी पीतलिया जो खड़े हुए थे पिछली बार चुनाव में, उन्होंने 30,000 वोट लिए थे और उनमें से अधिकांश वोट बीजेपी के थे।
निश्चित रूप से इस बार हमारे सारे वोट बीजेपी के वापस बीजेपी को मिलेंगे। पीतलिया जी ने बीजेपी के पक्ष में अपना फार्म उठाया है और ये जो कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक षड्यंत्र रचा था कि हम पीतलिया जी के नाम पे इस पूरे षड्यंत्र को बदनाम कर दें बीजेपी को, ये एक षड्यंत्र था। ये किसने रचा? षड्यंत्र को जनता समझ चुकी है। इन्होंने जिस तरीके लालू राम जी का जिक्र किया, पहले तो आप भरोसे में लेकर उसे पार्टी में शामिल करते हैं और फिर इस तरीके से डरा धमका कर कि आपके शाह जी देख रहे हैं और लालू राम जी बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने वाले थे, तो बेंगलोर तक रगड़ने की बात रखी। तो जनता समझ सकती है कि अगर ये अपने नेताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं तो ये जनता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे और इसका बदला इन्हें चुनाव के रिजल्ट पे इन्हें देखने को मिलेगा। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से महाराणा प्रताप जी का कटारिया जी ने अपमान किया तो राजपूतों में जिस तरीके से रोष गया, और अकेले में राजपूतों की बात नहीं कहना चाहूंगी कि हम अपने महानुभावों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, तो ऐसे में उनका अपमान करना पूरे प्रदेश का अपमान था और प्रदेश की जनता है जो इसका बदला लेगी। इसको तो महाराणा प्रताप का नाम लेने का कोई हक ही नहीं है। वो तो अकबर मान के नारे 70 साल से लगा रहे हैं, इनको महाराणा प्रताप का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अकबर मान के इनको इन्होंने किताबों बीजेपी पार्टी के इतने बड़े नेता के द्वारा इस तरीके की भाषा का कृष्णा पुनिया जी बिल्कुल, और इसलिए नाराजगी यहाँ पर राजपूत समाज ने व्यक्त की थी, इसलिए नाराजगी राजपूत समाज ने यहाँ पर व्यक्त की है। भंवर सिंह भाटी जी, देखिए मुद्दों को लेकर जब बात होती है, देखिए श्वेता जी मैं कहना चाहूंगा कि विठल शंकर अवस्थी जी जो बात कह रहे हैं, इनकी पार्टी का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आया है। राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं गुलाब चंद कटारिया जी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता माने जाते हैं राजस्थान में, और उन्होंने जिस प्रकार से हमारे सबके प्रातः स्मरणीय पूरा देश और पूरा दुनिया महाराणा प्रताप के गौरव को, शौर्य को आज मानता है, उनके जो त्याग था उनका, उसका मान और सम्मान करता है। लेकिन कटारिया जी ने जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जी के बारे में जो अच्छी भाषा का प्रयोग किया है, विठल शंकर अवस्थी जी, विठल शंकर जी आपकी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। आप झूठा राष्ट्रवाद लोगों को दिखाते हैं। एक तरफ आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप हमारे देश के महापुरुषों का अपमान करते हैं। क्या महाराणा प्रताप का जो मान सम्मान और जो यश कीर्ति है, महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार से उस समय जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी थी, क्या आप उसको नहीं मानते हैं? कटारिया जी ने जो भाषा का प्रयोग किया, आप सही मानते हैं क्या इसमें? भंवर सिंह भाटी जी, भंवर सिंह जी, जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल राजपूत समाज में इसे लेकर रोष था, लेकिन अगर चुनावों की बात करें, देखिए भले ही हमेशा हर राजनेता या फिर पार्टी ये कहती हो कि हम सभी को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो जातीय समीकरण अहमियत रखते हैं। ऐसे में गुलाब चंद कटारिया का इस तरह का बयान देना और राजपूत समाज की नाराजगी, कितना अहम रोल इन चुनावों में वोटिंग के दौरान राजपूत समाज का आप मानते हैं? देखिए निश्चित रूप से ये महाराणा प्रताप के प्रति जो अब शब्द कटारिया जी ने बोले, उसका रोष राजपूत समाज में तो निश्चित रूप से है ही है, लेकिन महाराणा प्रताप 36 कौम, सभी लोग महाराणा प्रताप को मानते हैं, उनको हिंदू मुस्लिम हर समाज हर धर्म मानता है, तो निश्चित रूप से सभी को ये बुरा लगा है। और मेवाड़ की धरती पर तो उन्होंने, कटारिया जी मेवाड़ में राजनीति करते हैं और मेवाड़ जो महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रही है, वहां उन्होंने ये जो शब्द बोले हैं तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव भी पड़ा है और इसका असर 2 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से बीजेपी के लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं इसके साथ साथ कहना चाहूंगा कि जो ये पीतलिया के साथ जिस प्रकार से इन्होंने डरा धमका करके साड़ा में जिस प्रकार से जबरन पर्चा उठवाया और जिस प्रकार से जो दबाव की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग, केंद्र सरकार के द्वारा जो किसानों के खिलाफ जो काले कानून लाए, आज उसका भी विरोध पूरे देश भर में हो रहा है। चलिए ठीक है। तो निश्चित रूप से
ठीक है बीजेपी भंवर के सिंह जी, लोग आज नुकसान आप स्थिति कह है रहे हैं कि कि इसका बीजेपी के नुकसान लोग बीजेपी को जनता में मिलेगा, जाने की फायदा स्थिति में कांग्रेस नहीं को है। मिलेगा, देश के क्योंकि कई जनता राज्यों में कांग्रेस से के इनको साथ निकलने जाएगी। भी नहीं दिया भंवर जा सिंह रहा जी है। बिल्कुल, लेकिन विट्ठल शंकर अवस्थी जी, निश्चित देखिए रूप से। आप मुद्दों की बात कर रहे थे सर, आपने कई मुद्दे भी उठाए थे, इससे पहले भी निश्चित कई बार रूप हम चर्चा कर चुके हैं विट्ठल शंकर जी, लेकिन आपने एक बात कही थी कि बजट में भी सरकार ने कुछ नहीं दिया, जबकि बजट में खासतौर से इन्हीं 3 क्षेत्रों का ध्यान रखा गया था और जनता ने भी वाहवाही की थी इस बजट की। और आपने एक बात कही थी कि ये सिर्फ बजट नहीं था, ये सिर्फ मुख्यमंत्री जादूगरी दिखा रहे थे, लेकिन अगर ये जादूगरी चल गई तो 3 सीट तो कांग्रेस के पास जाएगी। विट्ठल शंकर जी, देखो श्वेता जी, जब जहां तक जादूगिरी दिखाने का सवाल है, ये दुनिया जानती है कि जादूगर जादू दिखाता है, सोच समेट के जाता है, तो उस जादू में कोई सच्चाई नहीं होती है। उसी तरह से इस बजट में भी कोई सच्चाई नहीं है। घोषणाएं चुनाव उपचुनावों को देखते ही इन्होंने की है। हमारे जो पिछले 2 बजट थे इन सरकार के, उस सरकार की एक भी घोषणा हमारे जिले में पूरी नहीं हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरे राजस्थान का यही हाल है और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि ये जो घोषणाएं करते हैं, इन्होंने चुनाव में वोटों के लिए घोषणाएं की थी कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, बेरोजगारों को हम भत्ता देंगे, हम बिजली की रेट नहीं बढ़ाएंगे। आज 14 रुपए यूनिट हमारे राजस्थान में बिजली के बिलों की रेट है। लेकिन इस तरह का अन्याय और अत्याचार वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तो वो क्या करके गई थी? 6,000 करोड़ का कर जो है किसानों का ब्याज है वो छोड़कर गई थी। नाम कुछ लिया गया था जिसको भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माफ करने का काम किया है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, इस जादूगरी को आपने भी माना। जब बजट पेश किया गया तो आप लोगों के द्वारा सदन में धन्यवाद जो दिया गया था वो दिन भूल गए क्या? माफ करने की जो विधानसभा में शानदार बजट पेश करने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके विधायकों द्वारा जिस तरीके से आभार व्यक्त किया गया था, तो उसे आप क्या मानते हैं? उसे क्या मानते हैं आप? मैं पूछना चाहती हूँ अवस्थी जी से कि जब विधानसभा के अंदर प्रदेश का बजट पेश हुआ था तो आपके विधायकों के द्वारा जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित किया गया, तो उसमें आपकी क्या मजबूरी थी? अगर अच्छी बात थी, अच्छा बजट था, प्रदेश की जनता को सुकून देने वाला था, राहत देने वाला था, उनके भविष्य को सुरक्षित और सुनिश्चित करने वाला था, इसीलिए आप लोग भी मजबूर हुए थे सदन के भीतर उनका धन्यवाद देने के लिए। तो वो चलिए ठीक है विट्ठल शंकर जी, चलिए ठीक है, आपको बजट में कुछ अच्छा नजर नहीं आया। विट्ठल शंकर जी बात सुनिए कृष्णा जी इतनी व्यवस्था है। विट्ठल शंकर जी आप भी बिल्कुल जवाब दीजिए ना सर, सवाल आपसे ही है। विट्ठल शंकर जी ठीक है, आपने कहा कि बजट में आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, बजट की तारीफ ऐसे ही की गई थी। एक मिनट कृष्णा जी, जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया भी चाहते थे, पहले हम कोरोना से निपटना चाहते हैं, लेकिन ठीक है इसी पर ही सवाल था विट्ठल शंकर जी। देखिए चलिए, आपने कहा बजट में कुछ अच्छा नहीं था, मान भी लेते हैं, नहीं आपको पसंद आया, आपको लगता है कि जनता ठगा सा महसूस कर रही, लेकिन जनता ही तारीफ कर रही है। इसके अलावा इस कोरोना काल में जो सरकार ने काम किया, आपको नहीं लगता कि उसका फायदा मिल सकता है कांग्रेस को? दूसरी अहम बात, इस कोरोना काल के दौरान ही पंचायत चुनाव भी हुए, निकाय चुनाव भी हुए। अगर जनता नकारती तो एक तरफा नकार देती, लेकिन परिणाम देखने वो नहीं था। विधानसभा के अंदर इन्होंने भी तारीफ की थी। मेरी आप बात सुनिए जी कहिए विट्ठल जी। जितना राजस्थान की जनता को मोदी जी की तरफ से मिला है, उसका 10% भी राजस्थान की सरकार की तरफ से जनता को नहीं मिला है। सारी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार ने की है और जनता ने इस कोरोना काल में इस सरकार ने केवल एक काम किया, अपनी पीठ ठोकी है भीलवाड़ा मॉडल के नाम पे, और वो भीलवाड़ा मॉडल ध्वस्त हो चुका है। लेकिन भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ तो पीएम ने भी की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, इससे तो नकार नहीं सकते। आपने 60-40 का रेशियो करने में माहिरता दिखाई है। जिस तरीके से जल जीवन मिशन के अंदर पैसों की कटौती की गई, जो कि जल मंत्री जी अगर मुफ्त में राजस्थान प्रदेश से आते हैं, विषम परिस्थिति। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं, चलिए ठीक है विट्ठल जी कृष्णा जी सुनिए, ठीक है कृष्णा जी एक मिनट, चलिए कृष्णा जी जो सवाल विट्ठल जी कर रहे हैं, सुनिए कृष्णा पुनिया जी एक मिनट, विट्ठल शंकर जी जो सवाल उठा रहे हैं, चलिए उसका जवाब भी हम भंवर सिंह जी से लेते हैं। भंवर सिंह जी, अभी आपने सुना भंवर सिंह जी की विट्ठल शंकर जी कहते हैं कि जितनी व्यवस्थाएं हुई है वो
केंद्र की तरफ से की गई है, राज्य में कुछ नहीं किया गया। भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र कर रहे हैं वो, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं कि भीलवाड़ा मॉडल का श्रेय यहाँ पर राज्य सरकार को जाना चाहिए था। उनका कहना है केंद्र सरकार को जाना चाहिए था। आप मानते हैं कि इस कोरोना काल में जो काम किया है जनता ने वो भी देखा है और जनता उसे भी ध्यान में रखकर वोट की होगी और कांग्रेस के साथ गई होगी? जी श्वेता जी, राजस्थान की जनता सब जानती है। विठल शंकर अवस्थी जी शायद ये भूल रहे हैं कि इनके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान सरकार के हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा कोविड के दौरान जो काम किया गया है उसकी जो सराहना है मोदी जी ने की है। भीलवाड़ा मॉडल की, रामगंज मॉडल जो है उसकी सराहना देश के प्रधानमंत्री, इनकी बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के हैं लेकिन इनकी पार्टी से आते हैं, उन्होंने सराहना की अशोक गहलोत के द्वारा कोविड के दौरान किए गए कामों की। दूसरा, केंद्र सरकार की जो बात विठल शंकर जी कह रहे हैं, श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज देने की इनके केंद्र सरकार के वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो घोषणा की थी वो पैकेज कहाँ है? आज तक उस पैकेज का कोई अता पता नहीं है। श्वेता जी, राजस्थान पूरे देश में अशोक गहलोत जी के द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आज पूरी दुनिया में मॉडल बना हुआ है। और कोविड में राजस्थान ऐसा राज्य है जहां चाहे 2 लाख रुपए का भी खर्चा लगे तो कोविड की पूरी व्यवस्थाएं की गई है। और अशोक गहलोत ने कोविड ही नहीं, कोविड के बाद में जो बजट पेश किया है, ये एमएलए साहब भूल रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी विधायकों के साल की बात करें तो बिल्कुल ठीक है, प्रदेश में राजस्थान में अलग शहर लिया, अलग व्यवस्था की, लेकिन सर क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, सर क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक भाव ना करते हुए हर व्यक्ति, हर पार्टी के नेता को साथ लेते हुए वो आगे बढ़े। ठीक है कृष्णा पुनिया जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है और एक लास्ट कमेंट आप तीनों से जरूर चाहेंगे। वो सिर्फ ये क्योंकि देखिए ये हमने जो जिक्र किया वो तमाम मुद्दे थे किसके साथ जनता गई होगी, लेकिन कृष्णा पुनिया जी कौन सी एक वो वजह आपको नजर आती है जिसे ध्यान में रखकर तीनों सीटें आपको लगता है कांग्रेस के पास आएगी और जो 60% ये वोटिंग हुई है वो कांग्रेस के पक्ष में गई होगी ज्यादातर? कृष्णा जी। मैं श्वेता जी यहाँ पर कहना चाहूंगी, जिस तरीके से मैंने वहां पर 10-12 दिन दिए और जनता के बीच में मैं गई, तो एक तो मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी द्वारा किया हुआ कोई कार्य, विकास का कार्य ना हो। दूसरा, हाल ही में जो बजट पेश हुआ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरीके से बजट पेश किया उसकी सराहना सुजानगढ़ के वासियों ने काफी की है। साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के फजूल जो उनके बयानबाजी थी उससे भी काफी नाराजगी मैं कहना चाहूंगी, और इसी का नतीजा था कि राजेंद्र राठौड़ जी को बंगाल का चुनाव छोड़कर अपने चूरू जिले में वापस आना पड़ा। विठल शंकर जी, एक अहम सवाल, आरएलपी भी अच्छा परफॉर्म कर रही, जनता के बीच में मौजूद रही, और अगर आरएलपी अच्छे वोट लेकर आती है तो नुकसान तो इससे बीजेपी का होगा। विठल जी। हमारे भीलवाड़ा के साड़ा सीट का जहां तक आज का रिपोर्ट कार्ड है उस हिसाब से आरएलपी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने नहीं जा रही है। तीनों सीट की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि 4-5 हजार में आरएलपी निपट जाएगी और उसकी जमानत जब्त होगी। ठीक है भंवर सिंह जी, एक लास्ट कमेंट सर तीनों सीट को लेकर। देखिए, राजस्थान की तीनों सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अधिकाधिक मतदान हुआ है और तीनों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। उसमें हमारा जो मूल आधार है, मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा पिछले 2 सालों में जो काम किए गए हैं उन कामों पर जनता ने मोहर लगाई है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की रीति नीति पर और कांग्रेस पर आने वाले 3 सालों में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। इस सरकार पर लोगों को भरोसा है कि ये सरकार इन तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेगी और हमने पिछले 6 महीनों में भी इस क्षेत्र में बहुत सारे विकास के काम किए हैं। तो हम विकास का एजेंडा लेकर जनता के बीच में गए हैं। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और जनता ने हमें पूरा आशीर्वाद दिया है
और हम तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में चलिए, कांग्रेस ठीक है। बहुत ही अच्छे अंतर के साथ जीतेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, यहीं पर चर्चा खत्म करनी होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब कमल का कब्जा होता है या हाथ के साथ जनता जाती है, ये बेहद अहम है, लेकिन जो जनता को फैसला लेना था उसने ले लिया है। 60% के करीब यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत आया है, तीनों सीटों को मिलाकर कहा जाए। माना कि ये पिछली बार से कम है 2018 में जो दिया गया, लेकिन इतना जरूर तय है कि इतने कोविड की महामारी के दौरान भी जनता घर से निकली है, वीकेंड कर्फ्यू होने के बाद भी जनता घर से निकली, अपने मत का प्रयोग किया है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र जरूर है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जनता साथ किसके गई, क्या वाकई में ये 2-2.5 साल का जो कार्यकाल सरकार कराए, कांग्रेस करा है, उससे खुश है जनता, इसलिए गई है, जो बजट में घोषणाएं की गई उससे खुश होकर गई है कांग्रेस के साथ, या फिर बीजेपी जो दावे कर रही है वो सही साबित होगा। तस्वीर साफ होगी 2 मई को जब परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन बिग फाइट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।